एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट लेने की सोच रहे हो पर टाटा की सर्विस पे, माइलेज पे, फिट एंड फिनिश पे और रिलायबिलिटी पे कंफ्यूजन है, तो भाई आज आपके लिए ले आया हूँ एल्ट्रॉस सीएनजी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी जो है 50,000 किलोमीटर चली हुई है और भाई जो इस गाड़ी का ओनर है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा कार एंथुजियास्ट है, हमारा वैभव भाई। तो उसे के घर में जो है ना करीब 6-7 गाड़ियाँ हैं, तो वो आपको एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दे पाएगा। और आपके जितने भी डाउट है ना, क्या आपको एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में सारे दूर हो जाएंगे आपके। तो आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारे वैभव भाई को। वैभव भाई ने पूरा कॉलेज हमारे साथ ही करा और फरीदाबाद के रहने वाले हैं भाई। तो भाई सबसे पहले वैभव भाई मेरा एक ही क्वेश्चन है कि एल्ट्रॉस ही क्यों ली भाई? उस टाइम जिस प्राइस पे गाड़ी हमें मिली, जिस प्राइस में जितने भी सेगमेंट में और गाड़ी आती है, सबसे बेस्ट हमें यही लगी। लुक वाइज देखो, स्पेस वाइज देखो, डिग्गी में जिसकी स्पेस आती है, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है जो इसमें। एक बार आ जाओ भाई, बूट स्पेस भी दिखाई देते हैं गाड़ी का। जब इसका देखेंगे बूट स्पेस, तो सेगमेंट में ये वाला बूट सबसे सही लगता है। हाँ, बनीलो में भी नहीं आता। बलिनो में भी कोई स्पेस नहीं है, और में भी देखें तो सिलेंडर वही है और थोड़ी सी स्पेस है। थोड़े लंबा बैग रखना है, लंबा बैग नहीं रख सकते इसमें। क्या घुसा दो, पार्सल से हटा के रखना है तो उस हिसाब से भी रख दो। तो उसमें प्रैक्टिकलिटी वाइज हमें गाड़ी ये सही लगी थी जिस प्राइस पे आई थी। और लुक वाइज तो इस गाड़ी का कोई मैच ही नहीं है अपने सेगमेंट में। अच्छा, इतना बढ़िया लुक्स देती है। तो बाकी वेरिएंट कौन सा है? ये वेरिएंट है आपका एक्जेड सीएनजी। एक्जेड सीएनजी, फिर उसके ऊपर एक वेरिएंट आता है मेरे हिसाब से टॉप में। इसके ऊपर 2 वेरिएंट हैं अगर आप लगाएं तो, पर है एक ही वेरिएंट। मतलब एक्जेड आता है, एक्जेड प्लस आता है और एक्जेड प्लस ऑप्शनल आता है। अच्छा, सब एक ही वेरिएंट है। सनरूफ वगैरह का फर्क है उसमें। सनरूफ वगैरह 2-4 फीचर एक्स्ट्रा है उसमें। बाकी अलग बेसिक जो फंक्शन चाहिए वो तो सारे इसमें हाँ, है। इसमें सारे टॉप मॉडल वाले फीचर हैं। भाई जितने भी देखो, आपको मैं मिलते वीडियो में ना ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहूँगा, तो लोग को जो मेन डाउट रहता है टाटा को लेकर, सबसे पहले रहता है इंजन का। तो इंजन की बात कर लेते हैं भाई, इंजन के बारे में बताओ गाड़ी के एक बार। हैं। इंजन तो देखो, इसमें 3 सिलेंडर आता है 1.2 लीटर का। तो 3 सिलेंडर में आपको पता है नेचुरली एनवीएच लेवल तो ज़्यादा ही रहते हैं। वाइब्रेट भी करता है, इसमें नॉइज भी ज़्यादा है अगर आप सेगमेंट में कंपेयर करें। क्योंकि बलिनो में आप देखोगे, बलिनो में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर आता है। हाँ, वो तो शांत इंजन है वो तो एकदम शांत है, वो उसका आवाज़ ही नहीं है। और दूसरा देखोगे और ग्रैंड i10, उसमें भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर है। अगर आप उनसे कंपेयर करने जाओगे तो इसमें आपको नॉइज़ भी ज़्यादा लगेगी, वाइब्रेशन भी ज़्यादा लगेगी और हार्शनेस भी ज़्यादा लगेगी। पर ये जब गाड़ी आई थी तो ये इसका BS 6.2 वाला है। अच्छा, 2.2 था। फेज वाला है। ठीक। इसमें उन्होंने टाटा ने बहुत कंट्रोल करा है। गियर लीवर भी देखोगे आप, उसमें वाइब्रेशन कम हुई थी। वैसे काम करा है पर उतना उस लेवल का नहीं है जब कह रहे 4 सिलेंडर वाला देता है। अच्छा, जो हुंडई ग्रुप और मारुति जिस चीज़ पर बैठी है उस तक अभी ये नहीं पहुंचे, अभी कर रहे हैं कोशिश। हाँ, कर रहे हैं कोशिश, अभी धीरे धीरे ला रहे हैं। अभी नई अल्ट्रॉस भी तो लॉन्च हुई है। हाँ, सेम ये इंजन है, उसमें भी 3 इंजन सिलेंडर। तो सेम ही है, इंजन में कोई फ़र्क नहीं आया। भाई एक बार गाड़ी का इंजन और करके भी दिखा देते हैं कि वाइब्रेशन वगैरह जो है वो कैसी है, क्योंकि मेन कंसर्न लोगों का यही रहता है कि टाटा की जो गाड़ी है वो रिलायबल कम होती है और गाड़ी ट्रैक्टर जैसी आवाज़ करने लगती है। अब देखो भाई, गाड़ी जो है वो ऑन है, गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी सीएनजी पे ही है। तो आप देख सकते हैं वाइब्रेशन यहाँ तो है, बट इंटीरियर में इतनी आवाज़ नहीं है। तो ये चीज़ मतलब मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि गाड़ी में 1 लाख किलोमीटर तक आवाज़ में कोई ऐसा फर्क मेजर फर्क आएगा नहीं इसमें। आएगा नहीं। अभी 50,000 किलोमीटर पर कोई फ़र्क है आवाज़ में? कोई फर्क नहीं है, रेटिंग में थी वैसी है। और बल्कि जब मैंने ली थी ये, तो इसके इंजन नीचे की शील्ड फटी हुई थी, तो पहले आवाज़ ज़्यादा आती थी इसमें। सर्विस सेंटर में रेक्टिफाई करके उन्होंने फ्री में चेंज कर दिया। अब इसके नॉइज में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो बहुत कम हो गया आवाज़ ना। सर्विस सेंटर से मुझे याद आ गया भाई, टाटा का सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का सर्विस कैसी है गाड़ी की, बताओ भाई। सर्विस आप कराने जाओगे, फरीदाबाद में आप देखोगे 2 शोरूम है। हाँ। एक ऑटो विकास के नाम से और एक आपका वो है मल्टीटेक वाला। हमने दोनों पे करा रखी है इसकी सर्विस। पर अगर सर्विस पे आप रेगुलर सर्विस पे जा रहे हो, कि मान लो गाड़ी में जो रेगुलर चेंज होता है, इंजन ऑयल वगैरह सर्विस जो मेन होती है गाड़ी वो की। ठीक करते हैं। अगर आपका कोई इशू है तो वो रेक्टिफाई नहीं होता इतना आसानी से उन पे। अच्छा, नहीं होता। अभी भी है दिक्कत, मतलब सर्विस में अगर कोई मेजर दिक्कत आ जाए तो उन्हें परेशानी होती है। उन्हें परेशानी होती है। कुछ ऐसा हुआ, आप एक्सपीरियंस बताओ भाई अपना इस बारे में। एक मेजर हमारा इसमें था, इसके ब्रेक का इशू को लेके। जब गाड़ी ली थी मैंने ये, तो अप्रॉक्स 4,500 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद जब इसकी ब्रेक लगाते थे 60-70 के आसपास, तो पूरा डैशबोर्ड वाइब्रेट करता था। अच्छा, तो वो रीज़न मैंने जाके दिखाया कि इसमें ऐसा ऐसा इशू हो रहा है। तो पहले वो मेजरली वही करते हैं कि आपकी ब्रेक्स को जो रोटर्स हैं वो घिस दिए। तो उन्होंने वैसे वो रोटर घिस दिए। फिर वो इशू ठीक हुआ, 1000 किलोमीटर बाद फिर आ गया, फिर ब्रेक वाइब्रेट करने लगी है। फिर सर्विस में ले गए, फिर उन्होंने बोला ब्रेक पैड चेंज कर देते हैं। हमने पहले ब्रेक पैड चेंज करा लिए। फिर 1000 किलोमीटर बंद हुई, फिर सही नहीं हुई। फिर चल के कहानी हमारी अप्रॉक्स जब ये गाड़ी 45,000 हुई है, अब जाके इसका इशू सॉल्व हुआ है, जब हमने इसकी एक साथ ब्रेक रोटर्स भी और ब्रेक पैड दोनों एक साथ चेंज करवाए हैं। अब ये इशू कंट्रोल में है।
तो भाई आप बताना क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसी अल्ट्रोज है क्या जिसके साथ यही सेम दिक्कत है। बाकी भाई एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है गाड़ी की? सर्विस कॉस्ट नॉर्मल है इसकी, आप 7,500 में सर्विस हो जाती है। अभी एक मेरा लास्ट का बिल पड़ा है, मैं दिखाता हूँ। हाँ लाओ दिखाई दो भाई, सर बिल पड़ा हुआ है तो मतलब सर्विस इंटरवल तो इसका शायद 8,000 10,000 किलोमीटर के आसपास है। सर्विस इसकी वैसे मेजर जो होती है 15,000 किलोमीटर पे है, हाँ जो टाटा की तरफ से, पर हर 7,500 किलोमीटर पे चेकअप होता है इसका। अच्छा, हर चेकअप 7,500 होता है, सर्विस जो है 15,000 किलोमीटर पे हाँ, होती है। पर वो चेकअप भी समझ नहीं आता। ये हमारा लास्ट बिल है 45,000 किलोमीटर सर्विस का। भाई यहाँ पर देख सकते हो 4309 रुपये का बिल है। इसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। भाई नंबर वंबर हटा देना ये ऊपर का, ये चलो मैं उसे ब्लर कर दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली हुई हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपका पार्ट्स की कॉस्ट ये दी हुई है। जो आपकी लेबर चार्ज है वो लगाई है भाई 4300 रुपये, और इन टोटल जो सर्विस की कॉस्ट आई है वो आई है 15,510 रुपये। तो भाई बहुत महंगी सर्विस हुई है 15,000 रुपये की। तो 15,000 में इसमें हमने इसके ब्रेक रोटर्स और पैड्स भी चेंज करवाए थे ना, तो अगर आप उसकी वजह से है। उसकी वजह से है। मतलब टाटा ने रिकमेंड किया था, खुद कराया खुद आपने? कराया था टाटा ने, तो कुछ टाटा के रिकमेंडेशन से हम चले थे, पर वो इशू सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा तो हम ऐसे ही बाहर मार्केट में गए पता करने क्या इशू है क्या नहीं, तो पता उन्होंने बताया था कि एक बार ब्रेक रोटर्स और पैड्स एक साथ चेंज करवा लो, हो सकता है सॉल्व हो जाए। अब हमारी गाड़ी 5,000 चल गई है, तो अभी तक कोई इशू रिपीट तो हुआ नहीं है ये वाला। अच्छा हो गया, मतलब खुद ही आपने दिमाग लगा खत्म कर लिया। हाँ, ठीक पर है। बहुत टाइम लगा इसको, 1.5 साल लग गया है। इसे और गाड़ी 50,000 चलानी पड़ गई, तब पता लगा है क्या इशू था क्या नहीं। क्या नहीं है। अच्छा भाई बाकी मैं बात करूँ, गाड़ी में देखो फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से ही बात कर लेते हैं। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है गाड़ी का? इसका हेडलाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है हेलोजन के हिसाब से। हाँ। अगर आप देखेंगे हाईवे पे और नॉर्मल सिटी में तो सब गाड़ी की लाइट बराबर ही होती है, मेजरली हाईवे पे आता है। इसकी लाइट जब आप हाईवे में ऑन करते हैं तो एकदम सामने उजाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लाइट्स इसकी हेलोजन के हिसाब से बहुत बढ़िया लाइटें हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं किसी इसी सेगमेंट की गाड़ी से कंपेयर करूँ, कोई आपने चलाई हो या इससे ऊपर सेगमेंट की कोई गाड़ी हो जो देखी हो चलाई हो? सेगमेंट वाइज आप देखेंगे हेलोजन में इसका थ्रो अच्छा है, कंपैरिजन करेंगे बलिनो से। बलिनो में आपके एलईडी प्रोजेक्टर आते हैं, हाँ। उसका थ्रो नेचुरल इससे अच्छा ही है। उसका नेचुरली सच। हेलोजन में देखेंगे, हेलोजन में इसका थ्रो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई बाकी गाड़ी का सस्पेंशन कैसा? चलो यार एक काम करते हैं, गाड़ी का सस्पेंशन वगैरह की बात ना गाड़ी को चला के बात करते हैं। आ जाओ एक बार। वैभव भाई देखो, अच्छाइयों के बारे में तो बात होती रहेगी, गाड़ी की कमियों के बारे में बताओ हमें ज़रा, कि गाड़ी में क्या क्या कमी है? कमियां है तो देखो इसमें कोई खास आती नहीं मेरे हिसाब से। एर्गोनॉमिक्स में के सारे ठीक है, कोई दिक्कत करते नहीं। एक मेन जो इशू आता है इसका जो हेडलाइट का लीवर है, उसका डिस्टेंस स्टीयरिंग से बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखेंगे अगर वो हाईवे ऐसे मैं चला रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल एंड पे पहुंच रहा है, हाथ पे बड़ी मुश्किल से हाथ पा रहा है। तो दिक्कत आती है इसको। उंगलियां लंबी है तो आ रहा है, नहीं तो वैसे नहीं आएगा। वैसे नहीं, उंगली लंबी तो काम कर जाएगा। जैसे हाईवे पे आप चल रहे हो तो लेन चेंज का इंडिकेटर देते हैं ना, वो लेन चेंज वाला, उसमें देने में दिक्कत आती है। और इसका एक तो स्टीयरिंग बहुत मोटा है। अगर हम इसमें तो स्टीयरिंग पे कवर भी नहीं चढ़ता होगा? चढ़ जाता है, पर वो इतना मोटा कर लो फायदा है नहीं ना उसका। अच्छा, वो हुंडई का वॉक्सवैगन का पतला पतला स्टीयरिंग वो बढ़िया लगता है। हमारे घर में और भी गाड़ियां हैं हुंडई की, उनका स्टीयरिंग ऐसा पतला सा है, पकड़ लो तो कोई दिक्कत आती नहीं। इसमें हाईवे पे चलेंगे ना लॉन्ग रन, तो जैसे आप ये वाली चीज भी देखेंगे बहुत मोटी है, यहाँ से ऐसे पकड़ के आदमी चलाता है। एक हाथ से अगर नीचे आप यहाँ भी रख लोगे ना ऐसे, तो ये हाथ पे प्रेशर डालता है ज्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर गाड़ी स्ट्रेट हाईवे चल रही है, थोड़ा दर्द हो जाता है यहाँ पे इस एरिया में। वैसे कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये हेडरेस्ट जो है सिर्फ वीडियो के लिए हटाए हैं, वैसे हम हटा के नहीं चलाते। सबसे पहले भाई मुझे बताओ स्टीयरिंग के बारे में, गाड़ी का स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है? इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत सही है। इसमें आता है वैसे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। कटिंग वगैरह आप देखते हो, जब गाड़ी यूटर्न लेते हो तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स करता है ना वापस आते हुए, वो टाइमिंग इसकी बहुत प्रॉपर और एग्जैक्ट सीधा हो जाता है। हाईवे पे चलेंगे आप तो जितनी स्पीड आप बढ़ाते रहोगे उस हिसाब से टाइट होता रहता है, कोई दिक्कत करता नहीं है स्टीयरिंग। अच्छा, मतलब स्टीयरिंग का फीडबैक जो वो अच्छा फीडबैक। अगर मैं देखूं जैसे इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील्स में फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं होता, तो उसके हिसाब से कैसा है? उसके मुकाबले अच्छा? उससे मुकाबले बहुत अच्छा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक आप कंपेयर करेंगे हुंडई मारुति से तो उनसे स्टीयरिंग बहुत अच्छा फीडबैक है इसका। अच्छा, बाकी भाई सस्पेंशन की मैं बात करूँ, सस्पेंशन के बारे में बताओ गाड़ी के। सस्पेंशन तो देखो वैसे तो कोई नॉइज है नहीं, जिस हिसाब से गड्ढों को कवर करती है सस्पेंशन, एक सेगमेंट इससे ऊपर के ही लगते हैं इसमें। अच्छा, बढ़िया लगते हैं जितने भी हैं। ठीक है, एक बार आप और बताओ, अपना चला के देख रहे हो आप? भाई देखो मैं जितना चला पा रहा हूँ इस गाड़ी को, कितना ही बड़ा मेजर गड्ढा आ रहा है, मैंने काफ़ी गाड़ी को चला के देखा, कोई कैबिन में नॉइज़ नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि कितना बड़ा गड्ढा आ जाए, वरना भाई बहुत सारी गाड़ी ऐसे होती हैं गड़ 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 गड़। अब जैसे देखो ये गड्ढा आ रहा है, मैं इसमें से भी निकालूंगा ना, पता भी नहीं चला भाई। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके सस्पेंशन के बारे में। बाकी भाई बात कर लेता हूँ मैं क्लच की, तो गाड़ी का क्लच जो है वो कैसा है रिस्पॉन्स उसका? इसका और कंपैरिजन करके भी बताना, जो गाड़ी ली थी उसके कंपैरिजन में भी।
देखो गाड़ी हमें लिए 50,000 किलोमीटर चला दी हमने 1.5 साल में, तो हमें तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैं पकड़ूँ किसी में कोई फर्क लगता नहीं। और इसकी क्लच आप देखेंगे तो जैसे डीजल में क्लच होती है कि पहले गियर में अगर आप गाड़ी में थोड़ा 3-4 बंदे बैठे हैं तो थोड़ी क्लच पे उठ जाती है। सेम बिहेवियर इस क्लच का है। वैसे एक बात तो है, टाटा की गाड़ियों में मेरा जो पर्सनल मैंने देखा है कई गाड़ियाँ चला के, गाड़ी डीजल जैसी फील देती है चलाना। बिल्कुल। मैंने नेक्सॉन चलाई थी भाई सीएनजी में, उस गाड़ी को ऐसा लगता है कि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हो बैठ के, मतलब आप सिर्फ क्लच पे गाड़ी को चला लो। ये बड़ी मुझे टाटा की बहुत बढ़िया लगती है चीज़ सीएनजी गाड़ी में, वरना और किसी कंपनी की गाड़ी में ये चीज़ नहीं होती कि आप सिर्फ क्लच पे गाड़ी को चला सको। आप अभी बस साइड में रोक के देखेंगे, पहले गियर में सिर्फ क्लच पे उठाएंगे हाँ, तो बढ़िया गाड़ी उठ जाए, कोई दिक्कत बहुत नहीं प्रेम से उठ जाती है। अब मैं देखो भाई आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो गाड़ी रोक ली है, गियर लगा लिया पहला, अरे देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना गाड़ी उठ गई। आप सेकंड गियर लगा लो, उस पर चला लो, आपको पैर रखना ही नहीं है रेस पे, आराम से चल जाएगी गाड़ी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है भाई इसकी। और भाई मैं बात करूँगा रोड नॉइज़ कैसी आती है गाड़ी के अंदर। रोड नॉइज तो देखो मेजर आपका टायर पे डिपेंड करता है, कौन से कंपनी के टायर लग रहे हैं, कितनी गाड़ी चल चुकी है। पहले से रोड नॉइज की ऑब्वियस 50,000 बढ़ गई है, हाँ। पर कंट्रोल्ड है, क्योंकि ज्यादा नहीं आती है। जैसे मेरे घर में और भी गाड़ियां हैं, i10 है, ग्रैंड विटारा है, उसके मुताबिक गाड़ी बहुत वेल कंटेन्ड है, मतलब जितनी आवाजें बाहर के अंदर आती नहीं है इसमें, इतनी नहीं आती। नहीं आती। ठीक है। और हमारा टाटा का सबसे फेवरेट चीज़, गाड़ी का ट्रांसमिशन कैसा है। इसका ट्रांसमिशन थोड़ा हार्ड लगता है, मतलब जैसे रेगुलर आप चला रहे हो धीरे धीरे कि आपने 20 की स्पीड पहले दूसरा गियर शिफ्ट कर लिया, तो ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ लगता है इसका। अगर आप गाड़ी थोड़ी सी भी रफ चलाना शुरू करोगे, थोड़ी हाई आरपीएम पे ले जा रहे हो, तो इसका गियर लीवर चेंज करते हुए अटकता है और थोड़ी आवाज भी करता है। अटक गया, ये अटक गया। ये तो इशू है इसमें। और इसका पता नहीं ये गियर लीवर क्यों इतना जबरदस्ती लंबा दे रखा है। अच्छा, मतलब हमें इसकी आदत थी नहीं, पहले हम हुंडई से आए हैं, हुंडई में इतने इतने से गियर लीवर आते हैं, हाँ, छोटे से रहते बहुत हैं। कंफर्टेबल। अभी इसमें आया तो गियर लीवर बहुत बड़ा लगता है ये। अच्छा, और वैसे शिफ्ट वगैरह मतलब स्मूथ है। हाँ, नॉर्मल स्पीड पे बिल्कुल स्मूथ है। अच्छा, थोड़ा सा हार्श चलाते ही टाइट हो जाता है और आवाज भी करता है। अच्छा, बाकी ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है। कंफर्ट इसमें कम है अपने सेगमेंट के हिसाब से। आप देखेंगे ना कि हाँ। बलिनो और जितनी ऑरा है उनकी सीट इससे ठीक है, मतलब लेग स्पेस आप देखेंगे तो वो अंडर थाई प्रॉपर सपोर्ट दे देती है। इसमें अंडर थाई सपोर्ट आगे भी कम है, पीछे भी कम है। अब मेरे को भी फील हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप बच रहा है। मेरी हाइट तो बहुत कम है, मेरी हाइट 5'7" ही है, तो उसके हिसाब से गैप बच रहा है। तो अगर एक 6 फीट टॉल पर्सन चलाएगा तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होने बहुत ज़्यादा फील होती है। मेरे पापा भी 6 फीट अबव ही हैं, तो उनको भी इसमें कंफर्ट बहुत कम है। सीटें छोटी हैं इसकी, अब चाहे आगे का बैठ लो पीछे बैठ लो, और पीछे का जो रिक्लाइन एंगल है वो भी थोड़ा इसका स्ट्रेट है। अगर लॉन्ग जर्नीज में आपको ज़्यादा पड़ जाए तो आपकी कमर में थोड़ा दर्द हो सकता है इसमें। मतलब मैं तो ज़्यादातर आगे बैठता हूँ, पर कंफर्ट इतना खास इसमें है नहीं। कुशनिंग वाइज गाड़ी कैसी है, सीट्स मतलब। कुशनिंग तो ठीक है, मतलब हमने जो गाड़ी जब स्टॉक ली थी तो उसके साथ आई थी फैब्रिक सीट कवर के साथ। ये तो आफ्टर मार्केट अब आफ्टर मार्केट लगवाया तो अब थोड़ा कंफर्ट इनका अच्छा हो गया है पहले से, पर वही है। पर एक बात है, गर्मी जब जैसे पीक गर्मी पड़ती है उसके लिए लेदरेट सही नहीं रहते, मुझे जो लगता है थोड़ा सा लेदरेट सही रहते हैं, पर हमारे इंडियन कंडीशन के लिए फैब्रिक ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, जो मुझे लगता है ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं। लेदरेट जो सीट कवर होते हैं वो गर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ठंडे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इसका ही दूसरा फैक्टर आता है, जैसे इंडिया में गाड़ी यूज होती है, गाड़ी में कुछ खा लिया, कहीं पी लिया कुछ, तो अगर सीट पे कुछ गिर जाए तो वो निशान फैब्रिक में वहीं के वहीं रह जाता है, वो जाता नहीं है। वो तो है यार, ये चढ़वाने के बाद एकदम साफ हो जाते हैं। मान लो कुछ भी गिर गया, कुछ लग गया, तो कपड़ा मारो एकदम साफ, कोई निशान नहीं रहता, क्लीनिंग तो हो जाती है। क्लीनिंग हो जाती है इसमें। गाड़ी की ब्रेक्स कैसी हैं। ब्रेक्स अब सही हुई हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया आपको। जब वाइब्रेशन थी तब गाड़ी रुक जाती थी, पर वह पूरा डैशबोर्ड यहाँ से यहाँ तक पूरा हिलता था, कांपता था, पूरा कांपता, स्टीयरिंग भी पूरा कांपता था। अच्छा, अब तो ब्रेकिंग से बहुत कंटेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं करती अब कोई दिक्कत नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं करती। अच्छा, और कोई कमी जो आपको इसकी ड्राइविंग में लगती हो गाड़ी में। कोई कमी वैसे स्टीयरिंग जो है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों टिल्ट है, टिल्ट है, सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं है। ये कंफर्ट पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। मतलब टोयोटा अपनी ईटियोज में ये फीचर देती थी 2010-11 में। मेरे दोस्त के पास है भाई, मेरे पास पोल है, उसमें भी वो भी 2012 मॉडल है, उसमें भी आता है, पर आजकल की गाड़ी में क्यों नहीं मिलता, ये मुझे नहीं समझ आता। पता नहीं टाटा किस तरह से कॉस्ट कटिंग करता है ये। बाकी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वैभव भाई, गाड़ी में कहीं रस्ट वगैरह लगा है क्या अब तक। नहीं, ऐसा रस्ट तो कहीं नहीं लगा। अच्छा, अभी तक तो रस्ट की कोई दिक्कत आई नहीं है, रस्टिंग वगैरह कहीं कोई इशू नहीं है। मतलब गाड़ी वॉश भी हमारी ज़्यादा ही होती है, उसके हिसाब से भी ऐसा कोई रस्ट इसमें देखा नहीं।
ठीक है। और फिट एंड फिनिश में गाड़ी में कहीं कमी लगी हो आपको? फिट एंड फिनिश तो आप यहीं देख सकते हैं, जैसे ये डैशबोर्ड है, ये यहाँ की लाइन मैच नहीं कर रही, वहाँ से देखेंगे पूरा मैच कर रहा है। फिट एंड फिनिश के इश्यूज तो टाटा में आपको मिलेंगे ही। अच्छा, आप बाहर से दरवाजे भी देखेंगे तो दरवाजे प्रॉपर अलाइन नहीं लगते। अलाइन तो नहीं लगते। अरे वाइपर भी देखो ऊपर बाहर निकला हाँ, वो हुआ है। बाहर निकला वो तो मुझे चेंज करवाना पड़ गया। ये टॉप मॉडल में देते हैं एरो ट्विन वाइपर्स, इसमें वो नॉर्मल आते हैं जो फ्रेमलेस होते हैं। हाँ, फ्रेमलेस। इसमें नॉर्मल है तो हमें फ्रेमलेस करवाना पड़ गया ताकि ये अजीब ना लगे दिख रहा है जो। हाँ, ये अजीब सा निकलता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ। बाकी गाड़ी के टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है, मैं बात करूँ तो? टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स, टच इसका ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्टिंग में दिक्कत करता है। मतलब जैसे अभी मैंने सेट कर रखा है, थीम वीम लगा रखी है, 3-4 बार जैसे गाड़ी बंद करके चालू करूंगा ना, 3-4 बार खुद ऑटो रीसेट हो जाता है अपने स्टैंडर्ड फैक्ट्री सेटिंग में, अपने आप ही। अपने आप ही। ये तो बड़ी गलत चीज है। आदमी कुछ अपना मन पसंद कुछ करके रखता है, वो सारी चीजें खराब हो जाती है, फिर उस दोबारा सब चीजों को सेट करो। नहीं, फिर जैसे आप इसको रीसेट कर दोगे ना दोबारा सेटिंग्स में जाके, वापस इसी सेटिंग पे आ जाता है नॉर्मल। अच्छा, फिर आप इसी पे सेट हो जाता है खुद ही, बीच में करता है दिक्कत। बाकी इसमें आपका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों ही आते हैं। वायर्ड है वायरलेस? वायर्ड है। अच्छा, वायरलेस नहीं है। पर कंपैरिजन करें तो इसकी स्क्रीन में उतना स्मूथ नहीं चलता। अच्छा, पर अब जो नई वाली जो एल्ट्रोस फेसलिफ्ट के साथ स्क्रीन आ रही है वो तो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत अच्छी है, तो 10.25 इंच वाली। उसमें वायरलेस भी आ गए हैं आपके। वायरलेस भी आ गया, उसमें तो 360 डिग्री कैमरा भी आ गया। सनरूफ तो खैर पहले से आती है, उसमें डिजाइन भी थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है हेडलैम्प वगैरह का। तो काफी सारी चीजें, पीछे एलईडी टेल लैंप दे दिए कनेक्टेड लैंप, वो भी एलईडी कर दिए प्रॉपर। आप बढ़िया, मतलब फीचर बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर टाटा इस गाड़ी में बहुत बढ़िया काम करा है। और आप देखेंगे जितने भी टाटा के फेसलिफ्ट आए हैं, आपकी पंच से लेकर सफारी तक सबका फ्रंट फेसिया सेम है। वो तो है ही, सब रात में आप चलोगे आपके आईआरवीएम में दिखेंगे तो ऐसा लगता है पंच आ रही है, हैरियर पता नहीं लगता, वो तो सेम लगता है, एकदम लगता है। उन्होंने डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल एकदम सिमिलर रखी, जैसे हुंडई ग्रुप रखती है ना अपनी गाड़ियों की, कि ग्रैंड आई-10 न्यूज़ हो गई, ऑरा हो गई, वो सारी एक जैसी लगती हैं देखने में। तो वो तो हुंडई ग्रुप का, इनका सबका एक जैसा ही चलता है हिसाब का। बाकी कोई पर्सनल चीज़ जो आप बताना चाहोगे लोगों को जो इस गाड़ी को लेने वाले हैं, एल्ट्रोस फेसलिफ्ट को? एल्ट्रोस फेसलिफ्ट को? हाँ, देखो गाड़ी में ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ी बहुत वही इश्यूज आते हैं, जैसे ब्रेक का हो गया, थोड़े एनवीएच के हैं। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए दूं तो क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। एक तो ये आपकी सेफेस्ट कार है और उसके हिसाब से लगती भी है, जब रोड पे चलती है एकदम चिपक के चलती है। हाँ, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की? स्टेबिलिटी एकदम सही है इसकी। स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे आप चलाएंगे, वैसे इसकी मैक्स स्पीड आपकी 156 है, उससे ऊपर जाती नहीं है। लेकिन 156 पे भी हाईवे पे ऐसा लगता है एकदम चिपक के चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग वटिंग में एकदम बहुत प्यारी है इसकी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तो बढ़िया कर रखी है भाई इन्होंने। फिर और कुछ आप बताना चाहो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को? एक तो जो अब वैसे मैंने गाड़ी ये सीएनजी में ली थी, तो सीएनजी में गाड़ी लेने का मेन रीजन ये रहता है आपको एवरेज मिल जाएगी अच्छी। हाँ, वो इस गाड़ी में नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ली है, जब मैं ऐसे हाईवे पे चलाता हूँ तो हाईवे पे इसकी एवरेज ठीक है। आ जाओ, बाहर की हवा ले लेते हैं थोड़ी सी देर। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की सीएनजी की, क्योंकि इसके ऊपर से भाई अलग से आदमी 50,000 रुपये 80,000 रुपये अलग से देता है। तो सबसे पहले तो भाई वैभव मुझे ये बताओ, सिलेंडर तो मेरे हिसाब से 60 kg वाले ही है, ठीक है। तो गाड़ी में सीएनजी आ कितनी रही है खाली से टैंक पे? खाली टैंक में अगर आप देखें, ये दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में यहाँ प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो इसमें अप्रोक्स 6.5-7 किलो बढ़ जाती है ये। अच्छा, मैक्सिमम कितनी गई है आज तक, अब तक भरवाई? मैक्सिमम मैंने एक बार करनाल में डलवाई थी, तब आई थी इसमें 10 किलो सीएनजी। 10 किलो? तगड़ा ही कुछ प्रेशर होगा। तगड़ा ही प्रेशर था, वो सीएनजी भरता गया, मैं लगा सीएनजी पेट्रोल के हिसाब से भरे जा रहा है वो। 10 किलो सीएनजी आ गई इसमें। अच्छा, बाकी भाई माइलेज कैसी है सीएनजी पे गाड़ी की? माइलेज इसकी बहुत मिक्स्ड माइलेज है। मतलब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, मुझे हाईवे पे 30-32 के आसपास दे देती है। 30-32? 30-32। अच्छा, जब स्टार्टिंग में ली थी, जब मैंने नई ली थी। अब जैसे लोकल में चलाया हूँ, लोकल में इसने मुझे 11 की भी दी है सीएनजी पे। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हाँ, तो एक्चुअल बताओ तो मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाया उसकी एवरेज वैसे है कितने की, सिटी में कितनी देरी नहीं दे रही है। अच्छा, एवरेज देखे तो अभी मैं लास्ट इसको देहरादून लेके गया था अभी 2 हफ्ते पहले, उसमें टोटल ओवरऑल ट्रिप में इसने मुझे 18 की एवरेज दी है हाईवे पे। हम 3 जने थे गाड़ी में, गाड़ी लगातार हाईवे 100 चली है, 90-100 उसमें 18-18.5 की एवरेज ने टोटल दी है हमें सीएनजी पे। अच्छा, तो मतलब भाई फिर सीएनजी लेने का फायदा है नहीं है इसमें? देखो कंपैरिजन करो मारुति से तो बिल्कुल फायदा नहीं है। अच्छा, कि अगर हाईवे चला रहे हो, लगातार हाईवे पे चला रहे हो, तब भी इसकी एवरेज मारुति से कम रहेगी। मारुति जहाँ की 36 की देगी, ये 30 पे आके रुक जाएगी। फिर तो वही वाली बात है, आपके ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस गाड़ी से। जैसे भाई मारुति है, मारुति को आप कितने ही गंदे तरीके से चला लेना, बलिनो को,
वो मेरे हिसाब से अगर आप उसे हाईवे पे चला रहे हो तो 22-23 से कम की एवरेज नहीं निकाल के देगी, बहुत पर अगर आसानी से इसे गंदे तरीके से चला दोगे तो ये आपको 15 की एवरेज दे देगी सीएनजी पे। तो ये तो भाई बहुत मेजर फ़र्क है। टाटा की गाड़ियों में मैंने सुना भी है, एक और मैंने ओनरशिप एक्सपीरियंस डाला था करीब 4-5 महीने पहले, तो उन्होंने भी मुझे सेम रिस्पॉन्स दिया था कि भाई कभी तो ये गाड़ी एक सिलेंडर में 250 किलोमीटर भी चल रही है और कभी ये गाड़ी एक सिलेंडर में 150 किलोमीटर भी नहीं चल रही है। तो माइलेज का फ़र्क है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, और वो भाई हमारा तगड़ा ड्राइवर है तो इसका हिसाब कुछ अलग रहता है भाई, ये अलग तरीके से गाड़ी चलाता है, मुझे पता है, आगे बोल नहीं रहा है आपके, और ये कुछ अलग तरीके से गाड़ी चलाता है। तो बाकी और कुछ सीएनजी के बारे में जो आपको लोगों को बताना चाहते हो, परफॉर्मेंस कैसी है सीएनजी पे? सीएनजी पे गाड़ी दबती तो है अगर आप पेट्रोल से कंपैरिजन करो, और एनवीएच बढ़ जाते हैं और ज़्यादा बढ़ और जाता ज़्यादा बढ़ा, मतलब जैसे आप चला रहे थे अभी वो तो सीएनजी पे ही थी, है। तो पेट्रोल में थोड़ी रिफाइंड लगती है आपकी 70-80 की स्पीड पे, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ हो जाती है, पर ऐसा कोई खास मेजर फर्क है नहीं इसमें। सीएनजी पेट्रोल सीएनजी पेट्रोल पे लगभग बराबर है। लगभग बराबर है। अच्छा, एसी भी उस टाइप से काम करता है, एसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती। एसी में अब 5 आदमी बैठ जाते फिर कैसी रहती है सीएनजी परफॉर्मेंस? दबती है गाड़ी, फिर मतलब दब हाईवे पे चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा जोर मांग रही है, थोड़े पंजा पंजा दबाओ, दबाओ। एक गियर नीचे करो। हाँ, अब जिन्हें आदत है 90-100 चलाने की, उन्हें लगता है कि हाँ गाड़ी दबाव ले रही है, नहीं चल रही उतने पारी, तो तब 80 पे आ जाती है, 5 जने बैठती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के गाड़ी आपके हिसाब से पास है या नहीं है, अब मुझे बताओ। 10 लाख रुपए के बजट में 10 लाख रुपए के बजट में मेरे हिसाब से तो पास है। अगर आपका मेन कंसर्न एवरेज है तो नहीं है, पर आप जितना उस एवरेज के अलावा जितनी चीज़ें देखते हो, जैसे फीचर्स हो गए, इसमें रिलायबिलिटी ठीक है, मगर मेरे हिसाब से सेफ्टी वगैरह हो गई, तो गाड़ी एकदम बेस्ट है 10 लाख रुपए में। मतलब अगर मैं एक बैलेंस वाली चीज़ देखूँ ना, फीचर भी बेसिक सारे मिल जाएंगे, माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाएगी, कंफर्ट भी ठीक है बेसिक सा, सेफ्टी फीचर भी अच्छे हैं, और बाकी लुक्स तो अच्छी है ही पैकेज, Altroz मतलब की। गाड़ी अच्छा ही है, ओवरऑल एक मिक्स्ड पैकेज देखे तो बहुत अच्छा अच्छा है। पैकेज है ये। अब वहीं हम मारुति गाड़ी की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ ज़्यादातर मारुति गाड़ी में सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न रहता है, पर वो भी आजकल भाई 6 एयरबैग देने लगे हैं एज अ स्टैंडर्ड, पर मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर तक ही सब चीज़ें आ जाएंगी तो एयरबैग बचा नहीं पाएंगे हाँ, आपको। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और ये गाड़ी वैभव ने भी इसी चीज़ को सोच के ली थी, क्योंकि जिस दिन ये लेने जा रहा था बलिनो, उस दिन इसने एक्सीडेंट देख लिया था, उसी दिन इसका मूड चेंज हो गया था। और भाई अगली वीडियो जो है ना वो आप सबके लिए आने वाली है इसकी माइलेज टेस्ट की। हम जो है थोड़ा आइडियल कंडीशन पे भी टेस्ट करेंगे, मतलब हाईवे पे भी करेंगे और सिटी में भी करेंगे। हाईवे पे चलाएंगे 80-90 की स्पीड पे और प्रॉपर एकदम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाने वाले, और सिटी में चलाएंगे हमारे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में NIT चले जाएंगे, जो जाके इसका माइलेज ख़त्म करेंगे, मतलब CNG ख़त्म करेंगे सॉरी, और 1 किलो पे ही सिटी में टेस्ट करेंगे और 1 किलो पे हाईवे में टेस्ट करेंगे। 30,000 रुपए में आपको एक तो फ्रंट फेशा पूरा नया है, आगे LED मिल गई है, फॉग लैम्प भी और हेडलाइट भी। अंदर जाएंगे एकदम पूरा मीटर इसका पूरा बदल दिया है, स्टीयरिंग पूरा बदल दिया है, और अब तो इसमें मेन 10.25 इंच की जो स्क्रीन आ रही है। ओवरऑल आप देखेंगे तो पैकेज बहुत अच्छा अपग्रेड करा है टाटा ने। सबसे मेन तो कंफर्ट भी है, जो इसमें तो थाई सपोर्ट चारों सीटों में बढ़ाया है। वो तो है, उन्होंने काम किया है टाटा ने, काम किया टाटा ने इस पे, उन्होंने लोगों की ओपिनियन सुना है कि थोड़ा कंफर्ट इसमें, थाई सपोर्ट नहीं है, तो अच्छा काम करा टाटा ने अब इसमें। वो तो है, पर मुझे एक थोड़ी पर्सनली चीज़ जो नहीं पसंद आई भाई, जो टाटा का एक शार्क इंस्पायर्ड लुक था ना, थोड़ी एग्रेसिव लुकिंग आती थी। यहाँ पर एक आप साइड लाइन देख पा रहे हो, ये जो है टाटा ने उसमें से रिमूव कर दिए नई वाली एल्ट्रोज फेसलिफ्ट में से, तो थोड़ी जो वो गाड़ी अब डिसेंट साइड पे ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू एग्रेसिव लुक पे। हाँ, ये थोड़ा तो वो अब फैमिली के लिए बना दिया हम जैसे नए लड़कों को छोड़ के। हाँ, अब उसे फैमिली वाले बंदे ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लेंगे। हाँ। अब वो तो खैर सेल से पता लगेगा, जैसे सेल से पता लगेगा ही, वो तो चलेगा। पर एक मेन है कि टाटा ने अब इंजन में कोई काम नहीं करा, जैसे इसके भी आप NVS देखेंगे, इसके भी ज़्यादा हैं, और जो नई फेसलिफ्ट लॉन्च करी है उसमें इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर तो काम कर लिया, लेकिन इंजन वैसा का वैसा ही दे दिया। जब तक अपना ये 1.5 लीटर का जो नया इंजन है सियारा में ला रहे हैं ना पेट्रोल का, जब तक ये उसे ना लेके आएंगे इन गाड़ियों में, जब तक मुझे लग नहीं रहा कि बात बनेगी। वो इंजन जैसे ही इस गाड़ियों में CNG के साथ आने लगेगा, मुझे नहीं लगता फिर इन गाड़ी कोई बीट कर पाएगा, अगर वो इंजन अच्छा निकला तो ये बात है सबसे बड़ी, क्योंकि भाई टाटा में रिफाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत रहती है ही, बट अब पता नहीं वो इंजन कैसा है, वो जिस दिन चलाएंगे उस दिन बात करेंगे उस बारे में। सो गाइस, ये था मेरा एल्ट्रोज CNG का ओनरशिप एक्सपीरियंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो।